हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो आज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसके, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया है। उम्मीद है आप लोग जो है उसको कर चुके होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे। बीच बीच में रिवीजन करते रहा करो, ठीक। रिवीजन करने से क्या चीज़ें याद होंगी। जैसे आज दिन भर में मान लिया केमिस्ट्री मैंने अभी दिया, ठीक। शाम तक मैं 1 या 2 वीडियो, क्योंकि देखो बच्चों अब क्या है, अभी तक क्या सेकेंड ईयर पे फोकस था, सेकेंड ईयर का एग्जाम था, और वीडियो से कितना ज़्यादा फंसा है वो आपको मैं नहीं, तुम्हारे सीनियर्स बताएंगे, ठीक। इवन आप देखो यूट्यूब के कमेंट भरे पड़े हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इतने सारे हैं। अच्छा लगता है देख के कि मैंने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई की और क्वेश्चन उसी में से आए, ठीक। किसी भी शिफ्ट में कोई ये नहीं कह सकता है 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 2-3 मतलब इतना बढ़िया हुआ है। एक आध शिफ्ट में कभी कभी होता क्या था कि पासिंग मार्क भर का हुआ, जैसे कल केमिस्ट्री का था, 3rd शिफ्ट का बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया, मीन्स डिप्लोमा लेवल के ऊपर का पेपर बना दिया। लेकिन बाकी शिफ्ट में बच्चों ने 10 मिनट में सबमिट कर दिया। न जाने कितने बच्चे कमेंट करें सर मेरे 50 में 50 सही हो गए। वही हाल कोलोजी का है, वही हाल सुटिक्स का है, वही हाल हॉस्पिटल का है, फार्मेसी का है। मीन्स बच्चों को कुल मिला के पसंद आया, ठीक। तो कुल मिला के जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ, सफिशिएंट समय है, समय की चिंता ना करो, मतलब भर के मैं MCQ करा दूंगा, जैसे जैसे बताता जाऊँ। अगर आंख बंद करके ट्रस्ट करते हो तो ठीक, कहते हैं ना कि अगर भरोसा है तभी आप आगे जो है आपको फ़ायदा मिल सकता है, नहीं भरोसा है तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए, ठीक। क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। ड्राई आइस इज, ड्राई आइस क्या होता है? फ्रोजन नाइट्रोजन, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रोजन ऑक्सीजन या फ्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन आसान है, मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, लेकिन हम लोग क्या वीडियो जब बनाते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम लेके नहीं चलते हैं। ऐसे बच्चे भी नज़र में रहते हैं जिनको नहीं पता है, ऐसे बच्चे भी रहते हैं जिनको जानकारी है इस चीज़ की। तो जो फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को बोलते हैं क्या? ड्राई आइस। अब नाइट्रस ऑक्साइड स्टोर्ड इन कलर्ड सिलेंडर। देखो कुछ बच्चे होंगे सर ये तो आता है सर, आसान से क्वेश्चन बना दिए। देखो बेटा मैंने क्या कहा, हर तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बस ट्रस्ट रखो तभी भला होगा, बराबर। क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, ऑनलाइन होना है, कुछ भी क्लियर नहीं है कि किस तरह का पैटर्न घुमा दे। टाइम टाइम पे जो मैं चीज़ें बताता रहूं उसके हिसाब से आप लोग काम करते रहिए। कोई बच्चा मेरे चैनल से जुड़ा हुआ ना सेकेंड ईयर में फेल होगा और ना फर्स्ट ईयर में फेल होगा। पहला टारगेट पास होने का रखो, दूसरा टारगेट अच्छे नंबर स्कोर करने का, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड स्टोर्ड इन कलर्ड सिलेंडर, किस कलर के सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड स्टोर रहता है? ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू कलर या नन? तो ब्लू कलर के सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड क्या रहता है? स्टोर्ड रहता है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, अगर रिपीट हो जाए तो टेंशन मत लेना, क्वेश्चन कम नहीं पड़ेंगे, इतने क्वेश्चन दे दूंगा कि उसके बाद केमिस्ट्री की बुक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं कि और क्या क्वेश्चन बन सकता है, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, गैंग्रीन इज ट्रीटेड विद। अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाए, अब कहोगे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग कैसे हो जाती है? तो जैसे एक जनरल सा एग्जांपल लूँ मैं अगर, तो जैसे गांव में लोग क्या करते हैं, जैसे ठंडी के टाइम पे जिनके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि अब ठंड बहुत पड़ रही है, गांव में बिजली की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, हीटर वगैरह नहीं है, तो लोग क्या करते हैं आग को जला के, जब आग का धुआं निकल जाता है उसको जो है अपनी मतलब बेड के बगल में या रूम के अंदर, जिससे रूम गर्म रहे, बराबर। हो सकता है आप में से किसी न किसी ने एक्सपीरियंस किया हो ये चीज़ कभी ना कभी, तो रख देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे सोए, अब वो जो आग है, आग क्या ऑक्सीजन सपोर्ट करती है आग जलने के लिए, रूम बंद है, वेंटिलेशन बढ़िया है नहीं, क्यों? क्योंकि ठंड आ जाएगी अगर वेंटिलेशन रखोगे। तो होता क्या है कि जितनी ऑक्सीजन है वो तो सब बर्न हो गई, और निकल क्या रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, वो 10 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। मीन्स अगर थोड़ी भी कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसकी बाइंडिंग जो है आपके हीमोग्लोबिन से ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी।
अब धीरे धीरे करके कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग वाला ब्लड आपके पूरे शरीर में घूमना शुरू हो जाएगा। अगर फील किया हो कभी तो ऐसा अगर कोई करता है तो नेक्स्ट डे बड़ी लेजीनेस लगती है, लेजीनेस लगेगी, सर दर्द होने लगेगा, बदन दर्द होने लगेगा, मतलब ये प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम है। अब इस अगर किसी को हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो लोग मर भी जाते हैं, इसीलिए कोयले वगैरह की माइनिंग में आप देखो काफ़ी लोग मर तक जाते हैं, है ना। तो ये पॉइजनिंग मतलब बहुत डेंजरस बोलते हैं जिसको, इसीलिए जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं तो क्या पैसिव स्मोकर्स जो पीते हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा निकाल देते हैं, लेकिन अगल बगल वाले जो हैं उनके वो पैसिव स्मोकर होते हैं, उनको जो है ज़्यादा नुकसान करता है। किससे? जो पी रहा है उससे, क्योंकि बाइंडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा तेज़ी से होती है ना। तो अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाए तो उस केस में क्या करते हैं, उसको फ्रेश एयर जहाँ पे हो उसके साथ एक्सपोजर कराते हैं, ऑक्सीजन इनहेल कराते हैं। मीन्स ट्रीटमेंट के लिए ऑक्सीजन देनी पड़ेगी कि धीरे धीरे करके ऑक्सीजन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी ब्लड में, तो धीरे धीरे पेशेंट ट्रीट हो जाता है। लेकिन एक लिमिट के बाद, अगर लिमिट के बाहर चला गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता ही है। गांव में अक्सर बच्चों को बंद कर दिया जाता है, आग जला दी जाती है और बच्चों का दम घुट जाता है, राइट। कॉज पिच ऑफ डोनाल्ड डक। अब भाई ये केस होता है, पिच ऑफ डोनाल्ड डक किस केस में होता है, किसको बोलते हैं भाई? ये देखो, वैसे तो क्या है कि क्रिकेट से रिलेटेड है, लेकिन टर्मिनोलॉजी ये आ जाती है हमारी केमिस्ट्री में। समटाइम्स हीलियम बीइंग लाइटर देन एयर, समटाइम्स हाइड्रोजन बीइंग लाइटर देन एयर, समटाइम्स ऑक्सीजन बीइंग लाइटर देन एयर या नन। तो बच्चों जो डोनाल्ड डक्ट होता है, कभी कभी क्या होता है, हीलियम जो है हल्का हो जाता है, किससे? हमारी एयर से, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पिच ऑफ डोनाल्ड डक्ट, याद रखना। लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? NO2 को, N2O को, N2O2 या नन। तो मैंने क्या है कि अक्सर जो है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, इन सब चीज़ों में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है कि क्वेश्चन अगर घुमा के आए, काफ़ी बच्चे कर लेंगे लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कन्फ्यूज़न होता है, ठीक। तो लाफिंग गैस क्या होती है भाई? NO2 होती है, N2O होती है या N2O2 होती है, इनमें से कोई नहीं। तो N2O लाफिंग गैस होती है, ठीक, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। कफ डज नॉट प्रोड्यूस स्पुटम। अगर किसी को खांसी आ रही है कफ में, लेकिन स्पुटम नहीं है, म्यूकस नहीं है, इरिटेटिंग कफ नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे आप? प्रोडक्टिव कफ, सुपर प्रोडक्टिव कफ या नॉन प्रोडक्टिव कफ या नन। तो अगर कफ नहीं है, कफ में स्पुटम नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? अगर नहीं है तो मीन्स नॉन प्रोडक्टिव, राइट। अगर होती तो क्या होता? प्रोडक्टिव, ठीक है। तो प्रोडक्टिव कफ प्रोड्यूस, अब प्रोडक्टिव कफ क्या प्रोड्यूस करता भाई? म्यूकस, अमलगम, वोमिटिंग या नन। तो प्रोडक्टिव कफ में होगा क्या? स्पुटम। क्या होगा? स्पुटम। एंड व्हाट इज स्पुटम? स्पुटम इज अ टाइप ऑफ म्यूकस with lots of impurities, right? Which cuff does not produce mucus? देखो, इसीलिए हर तरह का मतलब कंफ्यूजन क्लियर कर लो, दो अगर कंफ्यूजन होता भी है तो 2-3 बार वीडियो देखना, क्लियर हो जाएगा, है। विच कफ डज नॉट प्रोड्यूस म्यूकस। अब कौन सा है अगर कफ प्रोड्यूस नहीं कर रहा म्यूकस को, तो क्या बोलते हैं? अगर देखो सीधी सी बात, अगर म्यूकस या स्पुटम प्रोड्यूस करेगा तो प्रोडक्टिव कफ होगा, और नहीं करेगा तो नॉन प्रोडक्टिव कफ होगा, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है? कफ डज नॉट प्रोड्यूस म्यूकस, इट मीन्स दैट इज नॉन प्रोडक्टिव। चाहे स्पुटम की बात करें, चाहे म्यूकस की बात करें, चाहे इरिटेटिंग कफ की बात करें, ठीक, तीनों चीजें ऑल अबाउट सिमिलर हैं। इफ वोमिटिंग रिफ्लेक्स कंटिन्यूज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, अगर वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है और वोमिटिंग लगातार हो रही है काफ़ी समय तक, तो क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन, एल्कलोसिस, ऑल, हाइपोकैलेमिया। तो जाहिर सी बात है अगर वोमिटिंग होगी तो क्या होगा भाई? वोमिटिंग होगी तो पेट में जो है बाहर आ जाएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएगा, मीन्स टिश्यूज़ में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जो एसिड है
वो ज़्यादा निकल जाएगा। अगर एसिड ज़्यादा निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस बचेगा, और जब बेस बचेगा तो क्या हो जाएगी, अल्कलोसिस। हाइपोकैलेमिया, सॉल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया, हाइपोवोलेमिया, सोडियम पोटेशियम आयन जो है वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स वोमिटिंग से हो सकती हैं। ठीक। टाइप ऑफ एंटीडोट, एंटीडोट कितने तरह का होता है, देखो, मैकेनिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट या ऑल। तो ये सारे जो टाइप्स हैं, दैट इज द टाइप ऑफ एंटीडोट्स। ठीक। अब लेड पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट देंगे हम, ध्यान रखो, सेकेंड ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक। और सेकेंड ईयर में जब आप पढ़ोगे जाके तब भी ये मिलेगा आपको, है ना। तो लेड पॉइजनिंग एंटीडोट यूज्ड, BNC, EDTA, एडिटा, डाइमर कैप्रोल या सोडियम नाइट्राइट। तो जो लेड पॉइजनिंग होता है बच्चों, वो होता है EDTA। उस थ्योरी को ही बोलते हैं क्या, चिलेटिंग थ्योरी है, थेरेपी, सॉरी, चिलेटिंग थेरेपी बोलते हैं लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट को, है ना। याद रखना इस चीज़ को कि इसको चिलेटिंग थेरेपी बोलते हैं। ठीक। और क्योंकि ये EDTA और डाइमर कैप्रोल एक एज ए चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है। अब साइनाइड पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाए तो उसमें कौन सा एंटीडोट देते हैं, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट, EDTA या A एंड B। बच्चों, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट साइनाइड पॉइजनिंग में एज ए एंटीडोट यूज किए जाते हैं। ओके। अदर नेम ऑफ सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट का दूसरा नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, सोडियम सॉल्ट। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो बहुत ध्यान रखना। इसीलिए मैं हर तरह, कोई क्वेश्चन बचने ही नहीं पाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो मैं आपको ना करवा दूं। बस आपका काम क्या है, आपको बैठ के सिर्फ और सिर्फ सारी किताबें साइड कर देनी है और दिन भर मेरा वीडियो देखते रहना है। क्योंकि भाई देखो, साल भर किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा इसका हिसाब मैं लगाने जाता नहीं। 20-22 दिन बचे हुए हैं, पढ़ लोगे तो अगले साल जब पहुंचोगे नेक्स्ट क्लास में तो बैक का टेंशन नहीं होगा। अदरवाइज फिर आपको पता है सेकेंड ईयर का सिलेबस वैसे ही फर्स्ट ईयर के सिलेबस से एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा हार्ड है और ज़्यादा बड़ा है, बराबर। तो एटलीस्ट फर्स्ट ईयर की टेंशन लेके सेकेंड ईयर में कोई ना जाए। तो अदर नेम ऑफ सोडियम नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्रस एसिड सोडियम सॉल्ट को बोलते हैं क्या, अदर नेम ऑफ सोडियम नाइट्राइट, यानी सोडियम नाइट्राइट को हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड सोडियम सॉल्ट। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल एंटीडोट। देखो, अब एंटीडोट देखो क्लियर कर लो सब यहीं पे, ताकि जो है एंटीडोट में कोई कंफ्यूजन ना हो। मैकेनिकल एंटीडोट क्या होता है भाई, ऑल, एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट। तो जो मैकेनिकल एंटीडोट होता है वो क्या करता है, वो जो है उसके साथ क्या कर लेता है, बाइंड, पॉइजन के साथ बाइंडिंग कर लेता है जिससे वो सिस्टम में एब्जॉर्ब ना होने पाए, बराबर। तो एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम मोनोहाइड्रोजन फास्फेट, ये तीनों क्या हैं, मैकेनिकल एंटीडोट। ठीक। हाउ एक्टिवेटेड चारकोल एक्ट एज एंटीडोट ऑन पॉइजनिंग। अब एक्टिवेटेड चारकोल जो एंटीडोट होता है वो किस तरह से एज एंटीडोट काम करता है, वर्क कैसे करता है, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, shortening transit time through the gut, stimulating chemoreceptor trigger zone in the medulla, या बाइंडिंग टू पॉइजन मॉलिक्यूल। अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि चारकोल क्या करता है, जो मैकेनिकल एंटीडोट होता है वो पॉइजन के साथ बाइंड कर लेता है जिससे वो सिस्टम में पॉइजनिंग ना फैला सके, वहां तक जा ना सके, मींस एब्जॉर्ब ना हो सके सही तरीके से, है ना। यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। मेन यूज ऑफ एंटीडोट का जो मेन यूज होता है वो क्या होता है, इनहेंस द पॉइजन, पॉइजन को बढ़ाता है, कॉज इलनेस, बिल्कुल सही है, इलनेस कॉज करता है, डेथ भी कॉज करता है। लेकिन एंटीडोट क्या करता है, एंटीडोट क्या करता है, काउंटर एक्ट करता है इसको। जो पॉइजन से इलनेस होती है या डेथ होती है तो पॉइजन को ये क्या कर देता है, काउंटर एक्ट, मीन्स एंटागोनाइज कर देता है। बाइंड नहीं, या तो बाइंड नहीं कर, या देखो क्या, या तो ये जो एंटीडोट होता है या तो पॉइजन के साथ बाइंड कर लेगा, उसका केमिकल नेचर बदल देगा, या फिर उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी, थेरेपेटिक इंडेक्स चेंज कर देगा, या बाइंड कर लेगा और उसको सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, काउंटर एक्ट द पॉइजन, सी ऑप्शन सही है। काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट ऑफ पॉइजन बाय प्रोड्यूसिंग अदर इफेक्ट, राइट। तो इसको क्या बोलोगे,
देखो, काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, अगर पॉइजन के इफेक्ट को काउंटर एक्ट करके और क्या कर रहा है, दूसरा इफेक्ट दे रहा है, मींस पॉइजनिंग इफेक्ट नहीं, उसके अलावा दूसरा इफेक्ट, मींस उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को उसने बदल दिया, राइट। तो ऐसे को क्या बोलोगे, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट या केमिकल एंटीडोट। देखो, एक्शन को बदल दिया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को, इट मींस ये क्या है, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, राइट। देखो, टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ना, सफिशिएंट टाइम एग्जाम में आपको मिलेगा। मैं जो ये 25 क्वेश्चन 20 मिनट में कराऊंगा, इन्हीं के लिए आपके पास 60 मिनट रहेगा, राइट। और टाइम टाइम पे एग्जाम में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सेकेंड ईयर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। चेंजिंग द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर कोई एंटीडोट पॉइजन के केमिकल नेचर को चेंज कर देता है तो उसको क्या बोलोगे, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट, नन या केमिकल एंटीडोट। अब देखो यहाँ पे केमिकल एंटाइटी, केमिकल मॉइटी को चेंज कर दे रहा है, इट मीन्स इसको क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है, केमिकल एंटीडोट। प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन इनटू बॉडी, अब देखो बॉडी में पॉइजन को एब्जॉर्ब अगर नहीं कर होने दे रहा है तो उसको क्या बोलोगे, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, नॉन मैकेनिकल एंटीडोट। तो इसको क्या बोलोगे, अभी हमने बात की थी किसकी, एक्टिवेटेड चारकोल की, यानी कि ये क्या है, मैकेनिकल एंटीडोट। तो मेरे ख्याल से एंटीडोट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो एक और बचा एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, अभी तक क्या देख रहे थे, कैसे वर्क करता है, अब कौन वर्क करता है वो एजेंट देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट कौन है भाई, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन को चेंज कर देगा, सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल, साइनाइड या सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट फिजियोलॉजिकल एंटीडोट की तरह काम करता है प्रियोरिटी में, ठीक। देखो जब भी ऑप्शन आता है तो उसमें हमेशा ध्यान रखो मोस्ट अप्रोप्रिएट, काफ़ी होगा, कई जगह कन्फ्यूज़न होगा आपको कि ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन जब ऐसी बात आए तो कंपैरेटिव देखते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो यही है, राइट। अब जैसे कई बार क्वेश्चन सेकेंड ईयर में आया कि भाई एंटीबायोटिक स्पेसिफिक कर दिया, एंटीबायोटिक भी है, ये भी है, वो भी है, एंटीबैक्टीरियल भी, एंटीफंगल भी, तो वहाँ पे डिसाइड करना फिर क्या है, और डीप जाना पड़ता है कि स्पेशली किस क्लास का है, क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस कैटेगरी में जाके वो फॉल करेगा, है ना। तो इस तरह से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एंटीडोट क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट, हाइड्रोजन एक्टिवेटेड चारकोल या सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, केमिकल नेचर को बाइंड चेंज कर देता है। अगर आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा तो दिखाया होगा किस तरह मेथमोग्लोबिन में कन्वर्ट होके वो क्या करता है, बाइंडिंग मॉइटी को पूरा चेंज कर देता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, डी ऑप्शन सही है। अदर नेम ऑफ मेड्रेल सॉल्ट, मेड्रेल सॉल्ट किसे बोलते हैं भाई, प्रिस्टन सॉल्ट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट या अमोनियम कार्बोनेट। तो जो मेड्रेल सॉल्ट होता है वो बोलते हैं सोडियम फॉस्फेट को, किसे बोलते हैं, सोडियम फॉस्फेट का दूसरा नाम है मेड्रेल सॉल्ट। तो अगर मेड्रेल सॉल्ट के नाम से क्वेश्चन आता है तो आपको समझ जाना है कि सोडियम मेटाफॉस्फेट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब डेंटल केरीज इज द मेडिकल टर्म ऑफ, मेडिकल टर्म डेंटल केरीज के लिए कौन सा यूज किया जाता है, क्लीनिंग एक्शन, पॉलिशिंग एक्शन, टूथ डिके और कैविटी या नन। तो डेंटल कैरीज के लिए टूथ डिके कैरीज या कैविटी, टूथ डिके या कैविटी, ये डेंटल टर्मिनोलॉजी है जो डेंटल कैरीज के लिए यूज की जाती है। मतलब इसका मतलब होता है, अगर डेंटल कैरीज बोला ही मेडिकल टर्म में तो उसका मतलब क्या होता है, टूथ डिके या कैविटी। अब एग्जाम्पल ऑफ डिसेंसिटाइजर क्या होता है भाई, जिंक कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड या जिंक क्लोराइड। तो जो हमारा जिंक क्लोराइड होता है वो क्या करता है, डिसेंसिटाइजर की तरह काम करता है टीथ पे, है ना। जो सेंसिटाइजेशन, जिनका सेंसेशन बढ़ जाता है वहां पे यूज करते हैं क्या, जिंक क्लोराइड, ओके। अब फॉस्फेट इज यूज्ड एज, फॉस्फेट कैसे यूज करते हैं भाई डेंटल थेरेपी में, रिमूविंग स्टेन्स, फ्लॉसिंग एजेंट, डिसेंसिटाइजर या क्लीनिंग एजेंट। तो जो फॉस्फेट बच्चों होता है हमारा उसको हम एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट। अब हम बाकी सब्जेक्ट का सेकेंड पार्ट देखेंगे। एक वीडियो शाम को आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा, एक भी मिल सकता है और दो भी, क्यों, क्योंकि अब 100% फोकस है
ओनली फर्स्ट ईयर पे। ओके बाय। तो पढ़ने की स्पीड तेज कीजिए।